बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट 1 की क्लास में आपका स्वागत है। एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में ज्योग्राफी की कक्षा, जिसमें आज हम बात करेंगे तापीय विलोम का इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। इंग्लिश में हम किसको कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों, एक टर्म है जो आपके सामने लिख रहा हूं, सामान्य ताप पतन दर। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। सामान्य ताप पतन दर पृथ्वी के ऊपर सतह से जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन बच्चों, पृथ्वी की सतह पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ये ऊंचाई पर जब हम जा रहे हैं तो तापमान घटने की बजाय क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। अर्थात सामान्य ताप पतन दर जो है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, उसका रिवर्सल या उसका उल्टा हो जाता है। ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं? तापीय विलोमता या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। एक बार दोबारा समझिए, जब पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाते हैं हर 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर, जिसको हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सामान्य ताप पतन दर से उल्टी स्थिति बन जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगते हैं, उसको कहते हैं तापीय विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब बच्चों, ये तापीय विलोमता की जो स्थिति है ये क्यों पैदा होती है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है वायु में क्षैतिज प्रवाह। वायु में हॉरिजॉन्टल जो प्रवाह है, जो फ्लो है, उस फ्लो की वजह से जो तापीय विलोमता है उसकी स्थिति पैदा होती है। अधिकतर बच्चों की तापीय विलोमता की स्थिति है जो मध्य अक्षांशों में ही पाई जाती है। मध्य अक्षांश जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण का जो इलाका है उसको मध्य अक्षांश या मिड लैटिट्यूड्स कहते हैं। बच्चों, तापीय विलोमता जो है ये 3 प्रकार की है। तापीय विलोमता जो है उसको 3 प्रकार का 3 भागों में बांट दिया, 3 प्रकार है। सबसे पहला है धरातलीय विलोमता। अंग्रेजी में किसको कहते हैं? सरफेस इन्वर्जन, धरातलीय विलोमता। बच्चों, ये जो धरातलीय विलोमता है ये अधिकतर मध्य अक्षांशों में शीतकालीन लंबी रातें जब होती हैं तब घटित होती है। ध्यान दीजिएगा, मध्य अक्षांशों में शीतकालीन लंबी रातें जब होती हैं तब धरातलीय विलोमता की स्थिति पैदा होती है। होता क्या है, चूंकि शीतकालीन का समय होता है, दिन का जो अवधि होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 8-9 से लेकर 10 घंटे। तो दिन की अवधि कम होती है, इसलिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसको अपन सूर्य ताप कहते हैं, वो कम प्राप्त होता है। शीतकाल में सूर्य ताप हम सभी देखते हैं, हमारे सामने होता है, लगभग 7-7:30 बजे सूर्योदय होता है और 5 बजे अस्त हो जाता है। तो लगभग 9 से लेकर 10 घंटे का दिन होता है। साथ ही साथ में चूंकि मध्य अक्षांश है, इसलिए सूर्य की जो किरणें आती है उनका कोण जो है वो भी टेढ़ा होता है। सूर्य किरणें सीधे नहीं आती बल्कि क्या आती है? टेढ़ी आती है इस रूप में। और हम जानते हैं कि टेढ़ी सूर्य की किरणें कम तापमान देती हैं। इसी कारण शीतकालीन लंबी रातें वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये मानते हैं कि दिन की अवधि छोटी होती है, इसलिए सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। दिन के समय सूर्य ताप हमको प्राप्त होता है सतह को, लेकिन शाम होते होते पृथ्वी उसको पार्थिव विकिरण के रूप में या तेल तरंग विकिरण के रूप में वायुमंडल में भेजना शुरू करती है। परिणाम क्या होता है? रात के 10, 11, 12 बजते पृथ्वी की सतह जो है, अर्थ सरफेस है, उसके आसपास जो है तापमान या उसके वो आसपास की वायु जो है वो कैसे हो जाती है? ठंडी हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी ने अपना जो तापमान था वो दीर्घ तरंग के रूप में कहां भेज दिया? वायुमंडल में भेज दिया, जिसको पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। इसके परिणामस्वरूप नीचे ठंडी वायु और यहां पर वायुमंडल में क्या हो जाती है? गर्म वायु ठंडी हो जाती है। पृथ्वी की सतह के आसपास ठंडी वायु और वायुमंडल में गर्म वायु, परिणामस्वरूप कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है? तापीय विलोमता की स्थिति पैदा
तो बच्चों ये धरातलीय तापीय विलोमता जो है ये मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहां पर शीतकालीन जो लंबी रातें होती है उस समय ये स्थिति पैदा होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की तापीय विलोमता के बारे में और वो है संपर्कीय तापीय विलोमता। बच्चों ये संपर्कीय तापीय विलोमता है, ये भी साधारणतया मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ही होती है। मध्य अक्षांशों में ही ये स्थिति पैदा होती है, क्योंकि मध्य अक्षांशों में जो है बच्चों एक ध्यान दीजिए, एक टर्म लिखा हूं मैं, शीतोष्ण चक्रवात चलते हैं। मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण चक्रवात जो है वो पैदा होते हैं और शीतोष्ण चक्रवात में दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां होती हैं। दो विपरीत स्वभाव की वायु होती है। विपरीत स्वभाव में एक वायु होती है गर्म और दूसरी वायु होती है ठंडी। जब ये दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो वातावरण पैदा होते हैं। वातावरण यानी फ्रंट पैदा होते हैं और यही फ्रंट जो है बाद में शीतोष्ण चक्रवातों के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो तापीय विलोमता की स्थिति है वो शीतोष्ण चक्रवातों में के प्रदेश होते हैं उनमें होती है। होता यह है कि किसी पृथ्वी की सतह के आसपास मान लीजिए एक गर्म वायु का प्रवाह चल रहा है, लेकिन वहां पर एक शीतोष्ण चक्रवात आता है। तो शीतोष्ण चक्रवात के आने के फलस्वरूप शीतोष्ण चक्रवात की ठंडी जो वायु होती है वो भारी होती है, जबकि गर्म वायु होती है वो हल्की होती है। इसलिए ये गर्म वायु ऊपर उठ जाती है किसके, ठंडी भारी वायु है, अर्थात ठंडी और भारी वायु जो है वो नीचे उतरती है और गर्म और हल्की वायु जो है वो, चूंकि गर्म वायु हल्की होती है इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल के निकट जो है वो ठंडी वायु और ऊपर वायुमंडल में गर्म वायु होती है। परिणाम स्वरूप तापीय विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो बच्चों शीतोष्ण चक्रवात के जो प्रदेश है उन शीतोष्ण चक्रवात के प्रदेशों में जब ठंडी वायु गर्म वायु को अपने ऊपर उठा देती है तो धरातल के आसपास ठंडी वायु हो जाती है और वायुमंडल में गर्म वायु हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरातलीय विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके पश्चात हम तापीय विलोमता के तीसरे प्रकार की बात करते हैं और वो तीसरा प्रकार है उच्च धरातलीय विलोमता। बच्चों उच्च धरातलीय जो विलोमता की स्थिति है वो सामान्यतया पर्वतीय घाटियां जो है इनमें पैदा होती है। पर्वतीय घाटियों का जो प्रदेश होता है बच्चों उनमें सामान्यतया ये स्थिति पैदा होती है। इस चित्र से आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें ये क्षेत्र जो है वो घाटी है, जबकि ये पर्वतीय चोटियां हैं। अब बच्चों दिन का जब समय होता है तो पर्वतीय चोटियां जो है वो शीघ्र क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जबकि घाटियां उसमें क्या रहती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि ये सूर्य के संपर्क में देर से आती है। पर्वतीय चोटियां गर्म हो जाती हैं और घाटियां क्या रहती है, ठंडी ही रह जाती हैं दिन के समय। लेकिन संध्या काल होने के पश्चात या रात्रि के समय स्थिति उल्टी हो जाती है। रात्रि के समय बच्चों यहां ये जो क्षेत्र है यहां पर पहले जो गर्म हवा थी वो गर्म हवा पार्थिव विकिरण के कारण कहां चले जाती है, वायुमंडल में चली जाती है संध्या के समय या रात्रि के समय। तो ये भाग क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्षमा करें ठंडे हो जाते हैं। ये पर्वतीय जो चोटियां हैं या पर्वतीय ढाल जो है वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इस समय तुलनात्मक रूप से घाटी की वायु जो है वो गर्म होती है, क्योंकि घाटियां जो है वो सूर्य प्रकाश से देर से गर्म होती है। तो घाटियां जो है वो शाम के बाद या रात्रि की शुरुआत में गर्म होती है, रात्रि में गर्म होती है घाटियां, जबकि पर्वतीय ढाल जो है वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। जैसे जैसे रात प्रोग्रेस करती है यहाँ की जो ठंडी वायु है ये ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए गुरुत्व के
ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर उतरने लगती है। ध्यान दीजिए, ये घाटियों की जो पर्वतीय ढालों में जो ठंडी वायु थी, ये ठंडी वायु यहां से नीचे उतरने लगती है। परिणाम स्वरूप घाटी के अंदर वायु कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और इस ठंडी वायु ने जो घाटी की गर्म वायु थी उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसलिए यहां पर गर्म वायु इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो एरिया है यहां पर गर्म वायु और घाटी में कैसी वायु हो जाती है, ठंडी वायु हो जाती है। तो रात्रि कालीन में 12 बजे 1 बजे बाद में घाटियां जो हैं वो ठंडी हो जाती हैं, जबकि पर्वतीय ढाल जो है वो क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, तापीय विरोधता की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए बच्चों ध्यान दीजिए, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहां पर घाटियों में कभी भी फसलें नहीं ली जाती, बल्कि वहां पर फसलें पर्वतीय ढालों पर ही ली जाती हैं। उसका कारण क्या है, तापीय विरोधता ही है। क्योंकि तापीय विरोधता के कारण घाटियां जो है उसमें रात को पाला पड़ता है, सुबह होते होते फ्रस्ट या पाले की स्थिति और कोहरे की स्थिति होती है। जबकि पर्वतीय चोटियां जो है या पर्वतीय ढाल जो है उस समय तुलनात्मक रूप से गर्म रहते हैं, इसीलिए वहां पर कोहरा या पाले की स्थिति नहीं पाई जाती। इसीलिए पर्वतीय चोटियों पर ही अधिकतर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है। तो बच्चों ये जो तापीय विरोधता है, ये तापीय विरोधता के बारे में आज हमने चर्चा करी। उम्मीद है तापीय विरोधता का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में आ गया। थैंक यू, धन्यवाद।